केमिस्ट्री क्लास 11 का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पदार्थ की अवस्था। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि आप लोग 9th 10th से बल्कि 7 8 क्लास से सुनते आ रहे हैं कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस का जहां तक प्रचलित परिभाषा का सवाल है, आप किसी भी ठोस पर एक नज़र दीजिए। ये ठोस है, एक नज़र इसको देखते ही इसका परिभाषा समझ में आ रहा है कि ये ठोस पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। जो आकार दिखाई दे रहा है, जो आयतन ये आपके सामने ग्रहण कर रहा है, इसको बाल्टी में डाल दे, टब में डाल दे, ग्लास में रख दे, जैसे जहां रख दे, आकार जैसे है और जितना आयतन ग्रहण कर रहा है उतना ही आयतन ग्रहण करेगा। तो ये पदार्थ की ठोस अवस्था हो गई। अब द्रव अवस्था का बात करते हैं। जैसे इसमें द्रव है, लिक्विड है, तो अगर इसमें 10 ml लिक्विड है तो किसी बर्तन में पलट देंगे, बाल्टी में, टब में, बीकर में, कोई में भी, तो 10 ml है तो 10 ही ml रहेगा। लेकिन जिसमें पलटेंगे, जिसमें डाल देंगे, उसका आकार, इसका मतलब क्या? निश्चित आयतन। क्या? अनिश्चित। और एक कॉन्सेप्ट आप सभी स्टूडेंट नहीं जानते हैं जो आज हम बताने जा रहे हैं, मतलब सुने थे कभी ध्यान नहीं दिए, जो आज ध्यान आप सभी स्टूडेंट देंगे। जैसे गैस के बारे में, गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित, ना ही आकार और ना ही आयतन। तो आकार तो आप समझ रहे कि निश्चित नहीं रहेगा, लेकिन आयतन भी निश्चित नहीं रहेगा, ये आप कभी ध्यान नहीं दिए। जैसे कि एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं जिससे इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपका समझ हो जाएगा। एक गैस जार है, इस गैस जार में गैस 10 लीटर है और अब हम इसको 20 लीटर के जार में पलट दिए और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसी गैस को इसमें पलटे है तो गैस का आयतन कितना होगा? 20 लीटर। यही सवाल, यही कॉन्सेप्ट, यही समझ आपके पास नहीं था। गैस द्रव और ठोस की तरह पेंदी में नहीं बैठ जाएगा, गैस पूरे बर्तन में घूमेगा, पूरे गैस का अणु पूरे बर्तन में विचरण करेगा। तो एक लाइन में समझ अपना बढ़ा लीजिए। गैस का आयतन बराबर पात्र का आयतन, गैस का आयतन बराबर बर्तन का आयतन। तो गैस का आयतन यहाँ कितना था? और हम इसको पलट दिए 20 लीटर में, जबकि गैस 10 ही लीटर था। तो अब गैस का आयतन 10 लीटर नहीं 20 लीटर कहलाएगा। अभी नहीं कि जाके अपना गैस सिलेंडर पलट दीजिएगा तब 20 लीटर हो जाएगा, ज़्यादा दिन यूज करिएगा, वो सब नहीं, वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। LPG बहुत बार आ चुका है कंपटीशन में। बता सकते हैं आप लोगों में कोई? लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो किचन में गैस सिलेंडर में यूज होता है, वो कौन से 2 गैसों का मिश्रण होता है? नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। और नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में गंध, स्मेल नहीं होता है, उसमें अलग से गंध के लिए मिथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है ताकि लीक हो तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो ईंधन के रूप में कौन इस्तेमाल होता है? नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का मिक्सचर। तो हम बात कर रहे थे पदार्थ की अवस्था का। इंट्रोडक्शन के रूप में 7 8 क्लास का वो परिभाषा आपको याद दिलाए, फिगर के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किए। अब यहाँ पूरा डिटेल में अपने स्टैंडर्ड के अनुसार, 11th क्लास के स्टैंडर्ड के अनुसार अब अपना पढ़ाई शुरू कीजिए। लेकिन उससे पहले कुछ और भी बेसिक जानकारी का ज़रूरत है।
तब हम इस चैप्टर में इंटर करेंगे। आपको बता दें कि इस चैप्टर का 3 भाग है, ठोस, द्रव, गैस। आप आज इस 11th क्लास में गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था पढ़ेंगे। 12th क्लास के पहले चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। तो इस चैप्टर का 3 भाग है, जिसमें से 2 भाग 11th में पढ़ेंगे और 1 भाग जो ठोस अवस्था है वही 12th के पहला चैप्टर का नाम है। 12th क्लास के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो 2 आप पढ़ेंगे। पहला आज शुरू हो रहा है आपके सामने, गैसीय अवस्था, दी गैसियस स्टेट। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए थोड़ा बेसिक जानकारी चाहिए। यहाँ पर हम लोग गैसीय नियम का अध्ययन करने जा रहे हैं। गैसीय नियम क्या होता है? तो गैसीय नियम को यहाँ पहले समझ लीजिए कि गैसीय नियम क्या होता है। गैस के भौतिक गुणों को प्रभावित करने वाला 3 भौतिक कारक, फिजिकल क्वांटिटी होता है, भौतिक राशि होता है। और ये 3 भौतिक राशि है दाब, प्रेशर, आयतन, वॉल्यूम और टेम्परेचर। बोर्ड पर ध्यान लगाइए। आप यहाँ से आपका 11th स्टैंडर्ड का पढ़ाई शुरू होने जा रहा है। आप पढ़ने जा रहे हैं आगे के इस टॉपिक में गैसीय नियम। और गैसीय नियम जो आज तक नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम, गै-लुसाक का नियम, ये सभी गैसीय नियम के अंतर्गत में आते हैं। तो यहाँ ये गैसीय नियम, कब किस नियम को गैसीय नियम कहेंगे, इसका भी नियम है। गैस के भौतिक गुणों को प्रभावित करने वाला 3 भौतिक राशि है मुख्यतः। और वो 3 भौतिक राशि में पहला है दाब, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रेशर। दूसरा है आयतन, जिसको आप क्या कहते हैं, वॉल्यूम। और तीसरा है टेम्परेचर। किसी एक को, इस तीनों में से किसी एक को नियत करके 2 के बीच संबंध स्थापित किया जाएगा, 2 के बीच संबंध प्रदर्शित किया जाएगा, तो वो नियम गैसीय नियम कहलाएगा। फिर से, ये 3 भौतिक राशि में एक को नियत करके, कांस्टेंट करके 2 के बीच संबंध जो नियम प्रदर्शित करेगा, तो उस नियम को गैसीय नियम कहेंगे। आप भी कभी भविष्य में, फ्यूचर में, अगर इस तीनों में से किसी एक को नियत करके 2 के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करिएगा, कोई नियम दीजिएगा, तो गैसीय नियम कहलाएगा। गैस से संबंधित होगा तब। तो आपको बता दें कि इस क्रम में सबसे पहला नियम आता है बॉयल का नियम। और ये बॉयल का नियम क्या है, इसको हम आप सभी स्टूडेंट को एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इस ढंग से समझा रहे हैं कि कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा। तो क्या है ये बॉयल का नियम, समझिए। ये है एक गैसीय सिलेंडर। इस गैसीय सिलेंडर पर यहां पर पिस्टन हमने फिट कर दिया है। क्या फिट कर दिया है, पिस्टन, दाब उत्पन्न करने के लिए। और इसमें हम गैस भर दिए हैं और इसके चारों तरफ का ताप, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए हैं। अब आप ही बताइए, गैस इसमें भर दिए हैं, यहाँ पिस्टन फिट कर दिए हैं। पिस्टन किस चीज़ के लिए, दाब उत्पन्न करने के लिए। भार बढ़ाएंगे, दाब बढ़ेगा। तो यहाँ पर दाब उत्पन्न करने के लिए पिस्टन, और ये पूरा क्या है, सिलेंडर है, और यहाँ पिस्टन लगा हुआ है दाब उत्पन्न करने के लिए। और जहाँ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहाँ दिखा रहे हैं, जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके चारों तरफ का ताप नियत है। ताप ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। अब आप ही बताइए कि अगर इस पर प्रेशर बढ़ाइएगा तो पिस्टन कहाँ जाएगा, पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे। तो पिस्टन नीचे गया। सपोज दैट पिस्टन आपका यहाँ आ गया, यहाँ आ गया पिस्टन यहाँ आ गया। तो आप क्या किए, दाब बढ़ाए, तो आयतन क्या हो गया,
आयतन क्या हो गया, घट गया। तो दाब जब नियत ताप पर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी ये संभव है कि दाब बढ़ाइएगा, पिस्टन नीचे जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। इसके उल्टा जो दाब अभी है आप उस पर दाब जो मान लीजिए जितना का है आप कम करिएगा, तो गैस आप भरे हैं, गैस उसको क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर ढकेल देगा, क्योंकि आप दाब कम कर रहे हैं। तो दाब कम कर रहे हैं तो आयतन क्या हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है और आयतन और दाब घटाने पर आयतन बढ़ जाता है। तो सीधा का संबंध है कि उल्टा का, लेकिन शर्त लगा के रखे हैं कि ताप क्या होगा, नियत। अगर ताप नियत नहीं होगा तो जरा सुन लीजिए क्या होगा। आप नीचे से इसको गर्म भी करते रहिएगा, हीट देते रहिएगा, तो गैस फैलेगा। गैस फैलेगा तो पिस्टन को जाके ढकेलेगा ऊपर, तो आयतन क्या हो जाएगा। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट किस चीज पे चल रहा है, नियत ताप पर, कि ताप में आपको कोई परिवर्तन। तो आप पढ़ने जा रहे हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद बॉयल का नियम, इंट्रोडक्शन, परिचय। यह नियम नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए दाब और आयतन के बीच संबंध स्थापित करता है। और यह नियम क्या बतलाता है, किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए नियत ताप पर दाब जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दाब बढ़ेगा, देख लीजिए, दाब बढ़ेगा तो आयतन, और दाब घटेगा तो आयतन। यही है बॉयल का नियम। इसी बॉयल के नियम को एक नए अंदाज में अभी तुरंत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बस ध्यान बनाए रखिएगा। जल्दी से बताइए, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो हमेशा एक नियतांक आता है, और नियतांक आ गया K बाई V, और अब PV बराबर क्या हो गया, K। और बॉयल के नियम को एक नए तरीके से किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए नियत ताप पर दाब और आयतन का गुणनफल सदैव नियत होता है। दाब और आयतन का गुणनफल क्या होता है, सदैव नियत होता है। अब हम इस बॉयल के नियम का अनुसरण करें और बताएं कि किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए दाब P1 है, दाब कितना है, और आयतन V1 है। तो बताइए क्या होगा, P1 V1 बराबर K। और इसी गैस के नमूने के लिए दाब बढ़कर P2 हो जाए और आयतन V2 हो जाए, तो क्या लिख सकते हैं, P2 V2 बराबर K। फिर से समझिए, किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए दाब हमने P1 मान लिया और आयतन V1 मान लिया, तो इसका अनुसरण करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, P1 V1 बराबर K, क्योंकि हम अभी पढ़ करा है, समझ करा है कि दाब और आयतन का गुणनफल हमेशा क्या होता है। तो ये हो गया P1 V1 बराबर K। अब हम इसी गैस के नमूने के लिए दाब को बढ़ा के P2 कर दिए, आयतन V2 कर दिए, तो क्या हो जाएगा, P2 V2 बराबर, समीकरण 2 और 3 को बार बार देखिए, दोनों का दायां पक्ष बराबर है। दायां पक्ष समझ में आता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है। दायां पक्ष में दोनों कौन है, K। तो दोनों का दायां पक्ष बराबर है, तो समीकरण 1 एवं 2 से P1 V1 बराबर P2 V2। कोई दिक्कत है। अब आप सभी स्टूडेंट इस लेवल में जा चुके हैं कि अब एकदम सिस्टम में बढ़िया से, जैसे आप क्लास नोट्स में लिखेंगे वैसे देख लीजिए। आप पढ़ने जा रहे हैं बॉयल का नियम, गैसीय नियम के अंतर्गत सबसे पहला नियम बॉयल का नियम। क्या कहता है ये बॉयल का नियम, गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1662। यह नियम नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए द्रव्यमान, दिए गए द्रव्यमान के लिए दाब एवं आयतन के बीच संबंध स्थापित करता है। और ये नियम क्या कहता है, नियत ताप पर, ताप नियत, किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए दाब एवं आयतन, दाब जो है आयतन के क्या होता है, तो जो बोले अब यहाँ दिखेगा, दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। दोबारा एक तरह से समझा रहे, यह हट गया बराबर K1/V।
अब उसके बाद पी भी बराबर क्या हो जाएगा, के। कोई दिक्कत है? अब इसके आधार पर बॉयल का नियम एक और तरह से समझाया है, और वो क्या समझाया है? किस गैस के दिए गए नमूने के लिए नियत ताप पर दाब और आयतन का गुणनफल सदैव नियत होता है। दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। ये भी बॉयल्स का नियम है। दो तरह से बॉयल का नियम हमने समझाया। और अब वही चीज जो अभी समझाए, किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए हमने मान लिया कि दाब क्या है, P1 है, आयतन क्या है, P1 V1 बराबर। इसी गैस के नमूने के लिए दाब बढ़कर P2, आयतन V2 P2 V2 बराबर। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या ये सच सही है? P1 V1 बराबर P2 V2। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दाब एवं घनत्व में संबंध। अभी जो भी आप पढ़ रहे हैं ये बॉयल के नियम के अंतर्गत में पढ़ रहे हैं, और आज से जो भी समझाया जाएगा वो टोटल आप क्लास नोट्स में भी लिखेंगे। लिखने में देर नहीं लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन है, आप आराम से नोट कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन देख पा रहे हैं, अगर आप इस क्लास में नहीं पढ़ते हैं तो ऑनलाइन के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9431434546 पर, और एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर। और आप इस चैनल को अगर आप अच्छे से यूज कर रहे हैं तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए, और धीरे धीरे हम इसको क्वालिटी वीडियो आपके पास पहुंचाते रहेंगे। देखा जाए दाब और घनत्व में संबंध, जरा ध्यान से आप समझेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और समझने लायक है। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी। चलिए, बॉयल के नियम के अनुसार आप क्या सीख कर आए हैं अभी अगले पिछले 10 मिनट में? बस एक लाइन केवल बताइए, दाब आयतन के क्या होता है? बस यही सीखे हैं। तो भी समानुपात, इसको दो तरह से पढ़ा जाता है। आप लोग दो तरह से इसको पढ़ सकते हैं। पहला पी व्युत्क्रमानुपाती, भी व्युत्क्रमानुपाती बोला जाता है तो सीधे भी बोला जाता है। अगर इसको आप समानुपाती पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको बोलना होगा 1/v। क्या बोलना होगा? तो हम भी समानुपाती अगर बोलेंगे तो क्या बोलना होगा? 1/p। तो ये कहाँ से आया? बॉयल के नियम से, जो अभी पढ़ रहे थे। अब अलग से भी आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन जानते हैं। तो पहले आप क्या चीज के बीच संबंध स्थापित करने जा रहे हैं, ये माइंड में सेट कर लीजिए, दाब और घनत्व के बीच संबंध। और यहाँ पर भी बराबर क्या आया? K/P। समानुपाती हटते ही क्या गया? नियतांक। और अब यही पर है। चलिए, घनत्व की परिभाषा के अनुसार D बराबर m/v, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। तो D बराबर m/v, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो गया जी? ये यहाँ आ गया, और ये m/d। तो ये भी v बराबर है, और ये भी v बराबर है। बायां पक्ष बराबर है कि दायां पक्ष? ये कहाँ से आया? बॉयल के नियम से। और ये कहाँ से आया? घनत्व की परिभाषा से। ये भी v बराबर है, और ये भी दोनों को बराबर कर दिए समीकरण 1 एवं 2 से। दोनों का दायां पक्ष बराबर कर दिए। K/P बराबर m/d। तो यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो P गुणे m बराबर K इंटू डी। तो यहाँ पर m इसके नीचे आ गया। किसके नीचे? K क्या है? और इंटू डी। अब यहीं पर थोड़ा ध्यान देकर समझना है। K को तो आप लोग जानते हैं, और m क्या है बता दीजिए? द्रव्यमान। और ये द्रव्यमान जैसे आणविक द्रव्यमान के रूप में है, तो आप ही बताइए, अगर हम जल का द्रव्यमान इस हिंदुस्तान में, इंडिया में जल का आणविक द्रव्यमान आपके सामने निकाल रहे हैं, तो आ रहा है 18। तो अमेरिका में जाकर निकालेंगे तो कितना आएगा? इंग्लैंड में, फ्रांस में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आणविक द्रव्यमान एक नियत राशि है। तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट, तो आने वाला मान भी क्या होगा? नियतांक का नियतांक से भाग दिया जाता है,
नियतांक को नियतांक से गुणा किया जाता है, नियतांक में नियतांक घटाया जाता है, तो आने वाला मान भी इस पूरे के बदले में क्या गया? किसके बदले में आया? क्यों आया? ऊपर भी कांस्टेंट, दोनों नियत मान वाला है। के को तो जानते ही है कांस्टेंट होता है, एम को भी जानते हैं। तो ये अब ये एक चीज बताइए, यहां समानुपाती हटा तो नियतांक आया, अब नियतांक घटेगा और सिद्ध हो गया आज की क्लास में कि दाब जो है घनत्व के क्या होता है? समानुपाती। एक बार शुरू से अंत तक 2 मिनट में आप पढ़ रहे हैं द्रव्यमान एवं घनत्व में संबंध, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी। बॉयल के नियम से आपने समझा P समानुपाती 1/D 1/V, तो V समानुपाती 1/P हो गया। यहाँ बराबर जैसे लिए तो K/P हो गया। घनत्व की परिभाषा से D बराबर M/V, तो V बराबर हो गया M/। समीकरण 1 एवं 2 से दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष हमने बराबर कर दिया और बराबर करके K/P = M/D क्रॉस मल्टीप्लाई किए और P बराबर ला दिए, तो K/M के जगह K' आ गया और K' हटते ही सिद्ध कर दिया कि दाब जो है घनत्व के। अगर आप सभी स्टूडेंट ध्यान लगाकर इस क्लास को पढ़े, समझे, तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बॉयल के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बॉयल के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? P समानुपाती 1/V, P समानुपाती D, P1 V1 बराबर P2 V2। तो एक सूत्र ताल में और जवाब देने का मतलब है कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझे। आपका नॉलेज केवल यहाँ तक नहीं है, आपका नॉलेज यहाँ तक नहीं है, आपका नॉलेज यहाँ तक नहीं है, आपका नॉलेज ये था मेजरमेंट कि आपने ध्यान से पढ़ा और आप केवल यहीं तक बताते, मतलब आप 25% समझे। यहाँ तक बताए 75%, मतलब 50%, और यहाँ 75 और ऑल बोल दिए मतलब। और एक स्टूडेंट हमारे क्लास में जबरदस्त नींद मान रहा है। और ना ही हम कोई मतलब लोरी सुना रहे हैं, फिर भी उसको नींद आ रहा है। पढ़ ले लो तुम। चलिए तीन मिनट और। ये गैसीय सिलेंडर है और ये भी एक गैसीय सिलेंडर है। यहाँ पर आयतन, बेलन का आयतन बराबर πr²h, तो πr² का प्रतिनिधित्व कर रहा ए मतलब एरिया, और ये है लेंथ L1, तो ये है हाइट। लग रहा है कि मैथ के क्लास में चल गए। तो यहाँ A × L1 और ये A × L2। यहाँ पर प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। अगर आप हाई लेवल का कुछ प्रॉब्लम इस टॉपिक का बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फार्मूला जनरेट करके दिया जा रहा है, थोड़ा अलग हटकर। तो कुछ नहीं, आप बॉयल के नियम से P1 V1 बराबर P2 V2 पढ़े हैं। V1 की जगह ये पूरा ला दीजिए और V2 की जगह ये ला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ A और A क्या हो गया? कैंसिल। P1/P2 = L2/L1। ये फार्मूला जब दो गैस के लिए अगर काम करेगा, अगर एक का प्रेशर पता होगा, दूसरे का प्रेशर पता होगा, और एक का लेंथ पता होगा और दूसरे का लेंथ निकालना होगा तो काम करेगा। अब चलते हैं बॉयल के नियम का ग्राफीय निरूपण। बॉयल के नियम का ग्राफीय निरूपण एकदम सिंपल अंदाज में समझाते हैं। जब हम शुरू किए थे बॉयल का नियम तो क्या समझाए, शुरू से कैसे समझाए कि एक हम सिलेंडर लिए और इस सिलेंडर में गैस भर दिए और ऊपर पिस्टन लगा दिए। जब हम पिस्टन पर प्रेशर बढ़ाए तो दाब बढ़ा
आयतन घटा। और जब पिस्टन पर प्रेशर कम किए तो दाब कम हुआ। तो इस बात को ध्यान से माइंड में आपके सेट करने के लिए ये ग्राफिकल डिस्कशन ज्यादा साथ देगा। और इसके लिए आप सभी स्टूडेंट अच्छे से यहां ध्यान देंगे। देखिए, ये है दाब का एक्सिस और ये है आयतन का एक्सिस। अब आप ग्राफ का थोड़ा बारीकी से अध्ययन करेंगे तो मजा आएगा समझने में। यहां हमने क्या लिया? दाब। और यहां क्या लिया? अब यहां पर ये दाब का अक्ष है, तो ये मान लीजिए 5, ये आपके समझाने के लिए 10, 15, 20, 25। उसी तरह यहाँ 5, 10, 15, 20, 25 जो भी। अब यहाँ पर अगर सोचिए ये ग्राफ क्या समझा रहा है कि अगर इस ग्राफ के इस पॉइंट पर आप अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए ग्राफ के इस पॉइंट पर अध्ययन कर रहे हैं तो इसको यहां ऐसे मिला दिए और इसको यहां ऐसे मिला दिए। उधर भी देखते रहिएगा, दाब का मान अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा है 20 या 25, और इसी पॉइंट पर आयतन का मान बहुत कम। अब आइए इस पॉइंट पर अध्ययन कीजिए, इस पॉइंट पर अध्ययन कीजिए। अब देखिए आयतन अधिक, आयतन अधिक और दाब हो गया कम। दाब मात्र इतना और आयतन इतना। तो क्या देख रहे, क्या समझ में आ रहा है कि जब दाब अधिक हो रहा है आयतन कम और आयतन अधिक हो रहा है। तो ये ग्राफ इस ढंग से खींचने के पीछे मकसद यही था कि आप समझे कि जब दाब अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा तो आयतन कम होगा, आयतन मिनिमम होगा, और जब आयतन मैक्सिमम होगा तो दाब मिनिमम होगा। तो ये था बॉयल के नियम का ग्राफीय निरूपण। अब हम दाब और 1/v आप लोग को अभी अब पढ़कर एक चीज समझाया है कि इस तरह से कि आप इसको कैसे कैसे पढ़ेंगे। सुनाइए। तो आप दो तरह से पढ़े, दो तरह से। P व्युत्क्रमानुपाती V, व्युत्क्रमानुपाती V वाला ग्राफ ये है कि P और V में उल्टा का संबंध है। लेकिन आप अभी क्या पढ़ रहे हैं? P समानुपाती 1/v। आप V को पहले से उल्टा करके रखे हैं और पढ़ेंगे क्या? समानुपाती। और समानुपाती का ग्राफ हमेशा सरल रेखा। ध्यान दिया जाए। तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट को किस बात का ध्यान देना है कि अगर P और V के बीच ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ इस तरह का प्राप्त होगा, और P और 1/v के बीच ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ सरल रेखा। लास्ट बस 1 मिनट और हम लेना चाहेंगे, ध्यान बनाए रखिएगा। तीसरा तरह का ग्राफ आने जा रहा है। PV इक्वल क्या पढ़े हैं? K। इसका मतलब कुछ समझ में आया, फिट हुआ दिमाग में? दाब और आयतन का गुणनफल क्या होगा? सोचिए कि एक अक्ष पर हम PV ले लिए और एक अक्ष पर P ले लिए। ग्राफ अगर खींच रहे हैं, ग्राफ खींच रहे हैं ऐसे, तो इसका क्या मतलब है जरा हमको समझा दीजिए। हम इस बात का ध्यान रखे हैं कि नहीं? एक अक्ष पर हमने लिया P और Y अक्ष पर PV लिया, और PV का मान अपने अक्ष पर बदल रहा है। PV का मान अपने अक्ष पर कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ पर भी अध्ययन कर रहे हैं तो यही मान है, यहाँ पर भी अध्ययन कर रहे हैं तो यही मान है, यहाँ पर भी अध्ययन कर रहे हैं। अगर हम ग्राफ ऐसे खींच देंगे तो सही होगा गलत? क्यों?
क्योंकि पीवी का मान अपने अंश पर बढ़ने घटने लगेगा, जबकि बॉयल का नियम क्या सिखाया है? पी और भी का गुणनफल सदैव, अगर हम इस पी के जगह अगर भी ले ले तो ग्राफ ऐसा ही आएगा। पीवी का मान अपने अंश पर ना बढ़ेगा कोई दिक्कत। तो ये था आज का क्लास जिसमें आपने बॉयल का नियम पढ़ा। अगर आप सभी स्टूडेंट को इस क्लास से बहुत ज़्यादा फायदा मिला, अच्छे से समझ में आया, तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें और अपना कमेंट दें, ताकि और हम जबरदस्त अंदाज में आप लोग के सामने ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें। थैंक यू।